नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज दी इनसाइड स्टोरी। आज आप देखने वाले हैं उज्जैन से। महाकाल की नगरी उज्जैन, बहुत ही पावन और पवित्र स्थल। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, यह महाकाल कॉरिडोर का मुख्य द्वार है। मध्य प्रदेश में राजनीति भी इन दिनों उफान पर है। पहले आप देख लीजिए वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी इस शो में आप जानने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि विपक्ष की जाति की राजनीति का क्या प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ ढूंढ लिया है। राजस्थान में क्या वसुंधरा राजे के लिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई इशारा हो गया है। और आगे हम आपको यह भी दिखाने वाले हैं कि आखिर चुनावी राज्यों के लिए कांग्रेस के टिकट कहां अटक गए। लेकिन सबसे पहले बात जाति जनगणना के सर्वे के नतीजों से गर्म हुई सियासत की। क्या विपक्ष जाति के दांव से बीजेपी के राजनीतिक हिंदुत्व की छतरी को भेदने की जुगत में है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज हिंदुओं की आबादी वाला दांव क्यों चलना पड़ा। क्या मोदी ने कास्ट के कार्ड का तोड़ ढूंढ लिया है। मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। हिंदू हिंदू और हिंदू जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई घूमकर अब वहीं आ गई। हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले ले क्या? जाति का जवाब धर्म। जी हां, विपक्ष ने जाति का चिन्ह बाहर निकाला तो पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की रैली में जवाब दिया। और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कास्ट की काट में बीजेपी के हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र चल दिया, वो भी बिहार में जाति जनगणना जारी होने के अगले ही दिन, जिसमें बिहार में अत्यंत पिछड़ा की आबादी 36.01%, पिछड़ा 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% और जनरल कैटेगरी की आबादी 15.52% बताई गई है। वैसे बिहार में जाति आधारित सर्वे को तो विपक्ष के राजनीतिक एजेंडे का पायलट प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसका टारगेट है बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का जवाब और उसकी हिंदुत्व की छतरी के नीचे आई बाकी जाति। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान बता रहा है कि विपक्ष के जाति कार्ड का निशाना सही जगह पर लग रहा है। बीजेपी के लिए ये कितना चैलेंजिंग है, इसे 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न से समझना जरूरी है, जहां अलग अलग जातियों ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिए। ओबीसी वोटरों में 15% ने कांग्रेस को तो 44% ने बीजेपी को वोट दिया। अनुसूचित जाति के वोटरों में 20% ने कांग्रेस तो 34% ने बीजेपी को वोट दिया। अनुसूचित जनजाति के 31% वोटरों ने कांग्रेस को तो 44% ने बीजेपी को। सवर्णों में 12% वोट कांग्रेस के तो 52% वोटरों ने बीजेपी, जबकि अन्य के 23% के वोट कांग्रेस को तो 25% का वोट बीजेपी को पड़ा। वैसे पिछले 2 लोकसभा चुनावों के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं कि जातियों का तराजू बीजेपी की तरफ झुका हुआ है। बीजेपी ने हाई लेवल पर जातियों को नुमाइंदगी भी दी है। जैसे 2017 में एससी समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, 2022 में एसटी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं। यही नहीं, मोदी सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों में बीजेपी के 114 ओबीसी सांसद हैं।
दरअसल बीजेपी ने राजनीतिक हिंदुत्व की ऐसी छतरी तानी कि उसके नीचे सभी जातियों का जमघट लगा दिया और उनका वोट बटोर लिया। लेकिन बीजेपी को आशंका ये है कि कहीं विपक्ष का जाति जनगणना वाला ये कार्ड उसके हिंदुत्व के अम्ब्रेला में छेद न कर दे। इसलिए बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के पहले ही दिन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया है। उन्होंने हिंदू आबादी और उसके बहुसंख्यक होने का जिक्र किया। कास्ट के जवाब में धर्म का दांव चला। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। आखिर पीएम मोदी के बयान के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी ने विपक्ष के जाति के दांव का तोड़ ढूंढ निकाला है? क्या 2024 का चुनाव जाति वर्सेस हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है? ये बहुत दूरगामी अल्पकालीन और दूरगामी दोनों तरह का प्रभाव इसका पड़ने वाला है। नीतीश को धन्यवाद देना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो एक बिहार में किया है, बाकी राज्य भी इसको फॉलो करे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज होगी। यानी बिहार की राजनीतिक प्रयोगशाला में जो जाति का नया रसायन तैयार हुआ है वो हिंदुत्व की राजनीति के लिए आगे चुनौती बना रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से लोगों को आगाह कर रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश हमें सतर्क रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर 2024 की चुनावी तस्वीर 90 के दशक के दौर की तरफ बढ़ती दिख रही है। मंडल वर्सेस कमंडल का एक नया वर्जन सामने आ चुका है। इम्तिहान दोनों का है, बस देखना यह है कि इस बार भारी कौन पड़ता है। जाति वर्सेस हिंदुत्व की पिच तैयार हो रही है और करीब करीब यह तय है कि इसी पिच पर 2024 का मुकाबला होगा। वैसे साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की पिच भी करीब करीब तैयार है और राजस्थान में सत्ता में वापसी के लिए मैदान में उतर रही बीजेपी क्या इस बार नए चेहरे पर दांव लगाएगी? ये अटकलें क्यों उठी हैं? इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। पहले सामूहिक नेतृत्व की बात, अब पीएम ने कर दिया साफ। हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। तो क्या ये राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा के दौर के खत्म होने की मुनादी है? क्या राजस्थान में अब बीजेपी नए चेहरे पर दांव लगाएगी? ये सवाल राजस्थान की सियासत में अरसे से तैर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तस्वीर साफ होती जा रही है। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में मंच से जो कुछ कहा उससे साफ हो गया कि राजस्थान में बीजेपी अब वसुंधरा से आगे की राजनीति देख रही है। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान बीजेपी का वसुंधरा विरोधी खेमा पहले से ही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहा था। अब मोदी ने कमल निशान की बात कह साफ कर दिया है कि राजस्थान की लड़ाई मोदी वर्सेस गहलोत होगी। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्तौड़गढ़ वाले बयान से पहले ही बीजेपी में वसुंधरा के भविष्य को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। बेशक राजस्थान में भी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की जो चुनावी तैयारियां हैं उसमें वसुंधरा राजे पहले दिन से ही साइड लाइन दिख रही हैं। अगस्त के महीने में बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन कमेटी और घोषणा पत्र समिति बनाने का ऐलान किया था। तब सांसद नारायण पंचारिया को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया। बीजेपी ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को सह संयोजक बनाया, लेकिन इस कमेटी में वसुंधरा को शामिल नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी का संयोजक बनाया गया। चुनाव घोषणा पत्र समिति में 2 राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और घनश्याम तिवारी को बतौर सह संयोजक शामिल किया गया। इस कमेटी में वसुंधरा राजे को शामिल नहीं किया गया। अपनी इस अनदेखी के बाद भी वसुंधरा को कुछ उम्मीद बची थी। हम लोगों को एक साथ मिलकर एक ही आवाज के अंदर आगे बढ़ के चलना पड़ेगा। हमें कमल को खिलाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा।
वसुंधरा की इन उम्मीदों को बीजेपी आईना दिखाती रही। पीएम मोदी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पीएम के दौरे में भी वसुंधरा को तवज्जो नहीं मिल रही। 25 सितंबर को जयपुर में पीएम की रैली में वसुंधरा का भाषण नहीं हुआ। 25 सितंबर को ही वसुंधरा की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी पहचान और शान सिर्फ कमल का फूल है। खुद की अनदेखी से नाराज वसुंधरा राजे बीच बीच में अपनी नाराजगी भी जाहिर करती रही हैं। 20 सितंबर को वो झालावाड़ में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में भी शामिल नहीं हुई थी। इसी बीच 27 सितंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने वसुंधरा राजे के साथ बैठक की। तब लगा शायद वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है। लेकिन इसी बीच खबरें मध्य प्रदेश के तर्ज पर राजस्थान में टिकट बंटवारे की होने लगी और चर्चा शुरू हो गई राजस्थान में भी बीजेपी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारने की। इन चर्चाओं के केंद्र में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे गजेंद्र सिंह शेखावत। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी गजेंद्र सिंह शेखावत को अशोक गहलोत के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। शेखावत को जोधपुर की सरदारपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पार्टी लाइन को फॉलो करते हुए शेखावत भी कह रहे हैं कि जो आदेश मिलेगा उसे मानूंगा। अगर विधानसभा का चुनाव हाईकमान तय करता है तो गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ेंगे। निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में कोई चयन करने का अधिकार नहीं है। अगर पार्टी का हाईकमान तय करेगा मुझे करना ही है। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारेगी तो क्या उन्हें सिर्फ एक सीट जीतने के लिए मैदान में उतारा जाएगा? राजनीतिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इतने बड़े चेहरे को सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। यानी अब राजस्थान बीजेपी नए चेहरे की तरफ देख रही है और यही बात पीएम कुछ दूसरे अंदाज में कह रहे हैं। हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। और इस बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी हलचल है। कैबिनेट मीटिंग में नहीं शामिल हुए हैं अजित पवार, जबकि घर पर अपनी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग की है। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से अजित पवार का कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं होना ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में फिर कोई हलचल होने वाली है, कोई फेरबदल होने वाली है, कोई खेल होने वाला है। मृत्युंजय इसको साफ करेंगे। मृत्युंजय, क्या माजरा था? घर पे बैठे हुए थे विधायकों के साथ लेकिन कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे। अंदर की खबर क्या है? देखिए, अंदर की खबर निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल आने वाली है, क्योंकि आज दोपहर को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक थी जिसमें तमाम मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्रियों को हाजिर होना था, लेकिन अजीत पवार नहीं आए और वजह बताई गई कि उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन है और ये हकीकत भी है कि उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन है। अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आए और अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए थे। अब दूसरी तरफ शाम होते ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और अमित शाह से मुलाकात होगी। दरअसल महाराष्ट्र के विधायकों में नाराजगी है कि ये सरकार का कार्यकाल 1 साल में खत्म हो जाएगा और अभी भी कैबिनेट एक्सपांशन या फिर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे पर ये मंत्रियों को जो आश्वासन दिया गया, जिन नेताओं को आश्वासन दिया गया कि मंत्री बनाए जाएंगे, वो उस पर विचार किया जाए। इसी को लेकर मंथन करने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्ली गए हुए हैं। अजीत पवार दिल्ली नहीं गए हुए हैं। एक बार फिर से यह हवाला दिया गया कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए दिल्ली नहीं गए, लेकिन उनके बंगले पर, उनके सरकारी आवास पर एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायकों की, मंत्रियों की बैठक चल रही है। तमाम जो नेता है, मंत्री हैं, वो गाड़ियों में उस बंगले में दाखिल हो रहे हैं। अब तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन एक बैठक चल रही है। तो कहीं न कहीं सवाल ये है, काफी अहम जानकारी दे रहे हैं और इसका मतलब ये भी है कि जब अजित पवार आए होंगे उनसे कुछ वादे किए गए होंगे और अजित पवार जिन विधायकों को अपने साथ लेकर आए होंगे उनसे भी इन्होंने कुछ वादा किया होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ऐसा ऐसा होगा। अब वो नहीं हो रहा है तो इसलिए भी शायद लोग असंतुष्ट हैं। मृत्युंजय जी बिल्कुल, अगर भाजपा शिवसेना के गठबंधन में अजीत पवार को जगह दी गई और अजीत पवार उस गठबंधन में शामिल हुए हैं तो निश्चित तौर पर उनको कई आश्वासन और कई चीजें देने का ऑफर किया गया होगा, कई मंत्री पद देने का ऑफर किया गया होगा। जैसा कि हमने बाद में मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखा कि बहुत सारे मलाईदार पद शिवसेना की नाराजगी के बावजूद एनसीपी को दिए गए। यहाँ तक कि वित्त विभाग भी अजीत पवार को दिया गया।
तो ऐसे कई विभाग, जो मेडिकल शिक्षा की बात करें तो ये भी एनसीपी के खाते में गया। छगन भुजबल को मंत्री बनाया गया, तो इसको लेकर कृष्णा की नाराजगी थी, लेकिन उसके बावजूद दिया गया। अब जो मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पद खाली हैं, अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार होने पर 13 से 14 विधायकों की लॉटरी लग सकती है, मंत्री बन सकते हैं, तो उसमें अजीत पवार गुट को क्या मिलेगा, इसी बात को लेकर शायद ये नाराजगी है और ये मीटिंग की जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार यहाँ अपने गुट के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। अब तक कोई भी आधिकारिक बयान या कोई भी हलचल मीटिंग के संदर्भ में कोई जानकारी बाहर नहीं आई है बंगले के, लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार की नाराजगी है। साथ ही साथ कुछ विधायक जो उनके गुट के हैं वो भी इस पर मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति होनी चाहिए और सरकार में हमारी भागीदारी, हिस्सेदारी बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा बनी रहे, और अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उस हिस्सेदारी में अजीत पवार की भी भूमिका सुनी जाए, समझी जाए, उनको भी जगह दिया जाए। इसी को लेकर मंथन किया जा रहा है और ये जो बैठक है ये रात 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगी। तो बैठक चलेगी, आप अपडेट देते रहिएगा, हम इस पर बनाए हुए हैं नजर। काफी अहम ये मामला है कि विधायकों के साथ मीटिंग की है लेकिन कैबिनेट में नहीं गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।